मैम बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही है। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपने वो जो है ना म्यूट करा। हो गया म्यूट। अब हमारे पास क्या था, रेट एक्सप्रेशन ला देखना है जिसमें हमने कहा कि रेट ऑफ फ्रैक्शन जो है वो रिलेट करे कंसंट्रेशन से। ठीक है, हम कैसे मेजर करते हैं रेट ऑफ फ्रैक्शन? बाय अ स्टडी ऑफ नेमरस फ्रैक्शन इट इज शोन दैट rate of fraction is directly proportional to the reactant concentration, each raised being raised to power and each concentration being raised to power। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करते हैं रेट ऑफ फ्रैक्शन कि वो जो हमारे पास क्या है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन उसकी एक कोई ना कोई पार होती है। कोई पार मीन कि उसके ऊपर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है या 3 भी आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या कंसिडर जनरल रिएक्शन 2A प्लस B गोज टू प्रोडक्ट के 2 मोल ऑफ A है और रिएक्ट करके 1 मोल ऑफ B के साथ, तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, the reaction with respect to A and B is determined experimentally by varying the concentration of one reactant keeping that of other constant। कि हम एक दफ़ा क्या कर सकते हैं, B को कांस्टेंट कर लेते हैं और A की कंसंट्रेशन को चेंज करके हम जो है रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ क्या कर सकते हैं, हम दूसरी दफ़ा A को कांस्टेंट कर दें, B की कंसंट्रेशन चेंज करें तो वहाँ से हम क्या है रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। द रेट ऑफ अबव रिएक्शन में भी क्या हो सकता है कि हमारे पास क्या है कि रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय बी की पावर 1। ये अगर ये सिंपल रिएक्शन है, अभी हम देखेंगे सिंपल रिएक्शन कौन से होते हैं और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन से होते हैं। तो ये सिंपल रिएक्शन है, फिर तो ये जो कोफिशिएंट है ये उसकी पावर बन सकता है। ठीक है, और ये इसकी पावर, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, अगर हम इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करते हैं, ये 2 का मतलब क्या है, ये इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम जो है चेंज होता है इसकी कंसंट्रेशन को डबल करने से। ठीक है, एनी हाउ इट इज़ नॉट एसेंशियल that the power in the rate expression are always equal to the coefficient of the balanced chemical equation। हमारे पास ये है कि लाजमी नहीं है, यहाँ तो हमने लिख दिया ऐसा है कि rate is equal to k to raise a raised to power 2 and b raised to power 1, लेकिन लाजमी नहीं होता कि रेट एक्सप्रेशन के अंदर ये जो कोफिशिएंट है ये वही हो हमारे पास जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का है। क्यों कि रेट एक्सप्रेशन जब हम लिखते हैं वो उसका एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन होता है। The rate of reaction of the above reaction may be expressed as, ठीक है, हम इसको 2 लिखने की, अब हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि हमने ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन वाला 2 लिखा है या उसका एक्सपेरिमेंटली वाला लिखा है। ठीक है, तो उसकी बजाय हम इसको किसी दूसरे डिजिट के साथ या किसी दूसरे वर्ड के साथ लिख सकते हैं। यहाँ पे जो रेट है वो इक्वल है k इंटू ए रेज टू पावर सम पावर। ठीक है, उस पावर को हमने m कर दिया एंड b रेज टू पावर n। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझाने के लिए कि ये जो है ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन वाले नहीं है पार्ट, ये बल्कि हमारे पास जो है कोफिशिएंट है यहाँ पे, देयर m एंड n मे बी 1 एंड 2 और सम अदर। एक मिनट, अब हमारे पास क्या है कि लाजमी नहीं है कि ये जो कोफिशिएंट है ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन वाले हों, तो इसलिए हम इनको m और n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कोई भी डिजिट हो सकता है, मीन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ये कोई फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, पॉइंट्स में भी आ सकती है। तो ये जो m और n है ये हमें क्या बता रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कि a की कंसंट्रेशन के लिहाज से कितना ऑर्डर है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a कितना है एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b कितना है। तो ओवरऑल हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं m और n को प्लस कर लेते हैं। ठीक है, वेयर m and n may be 1 and 2 और सम अदर फैक्टर्स। ठीक है, ये इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 हो सकती है या 2 हो सकती है। एंड एक्सप्रेशन विच शोज हाउ द रेट
of reaction is related to the concentration is called Rayleigh law or Rayleigh equation। कि वो एक्सप्रेशन जो कि हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करते हैं, जो हमें बता रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ फ्रैक्शन जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट का क्या रिलेशनशिप है, वो हमारे पास क्या होता है, रेट लॉ या रेट इक्वेशन होती है। दी पावर, ये जो पावर है हमारे पास m और n, या जिसे हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ऑफ ईच कंसंट्रेशन n और m इन दी रेट लॉ इज यूजुअली अ स्मॉल होल नंबर्स। ठीक है, ये इंटीजर्स होते हैं, यानी 1 है, 2 है, 3 है, या फिर फ्रैक्शनल हो सकते हैं। अब ये जो था हमारे पास क्या है कि अगर हम इंडिविजुअली देखें कि ए के लिहाज से ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन क्या है, m है, और बी के लिहाज से ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन क्या है, n है। तो जब हम ओवरऑल लिखते हैं, ठीक है, पूरे रिएक्शन का लिखते हैं, तो m और n को प्लस कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर हमारे पास कुछ सिंपल रिएक्शन होते हैं ना, तो सिंपल रिएक्शन में तो वही होता है कि मोस्टली यही होता है कि जब सिंपल रिएक्शन है उनमें ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कोफिशिएंट होते हैं ना, वही उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बन जाता है। ठीक है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 आ गया। लेकिन अगर ये थर्ड और फोर्थ वाली एग्जांपल मैं अभी आपको बताऊंगी, तो ये देखिए यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या है, 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें ये 1 आ गया और इसमें क्या आ रहा है, 0 आ गया। इससे आपको पता चल गया कि ये जो है वो सिंपल रिएक्शन नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ऊपर वाले 2 जो है ना, वो आपको सिंपल रिएक्शन की एग्जांपल दिए। मतलब कि जो सिंपल सिंगल स्टेप रिएक्शंस होते हैं उनमें तो सेम हो सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है वो सेम हो सकते हैं, लेकिन जब भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा तो वहाँ पे जो है कोफिशिएंट जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, so some elementary reaction the power in the rate law may correspond to the coefficient in the balanced chemical equations के। ठीक है, जो elementary reaction है यानी जो simple reaction है उनके अंदर तो ये equal हो सकते हैं, but usually the power of concentration in the rate law are different from the coefficient। नॉर्मली हमारे पास होता यही है कि वो डिफरेंट होती है। ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिएक्शन अगर देखें हम, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, जिसका जब रेट लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन। इनका 1 पार है, तो मीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है ये। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्या है, 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिकम्पोज हो रहा है, तो ये बना रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड, 2 मोल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। हम इसका रेट लिखेंगे, वो हमारे पास क्या है, रेट इज इक्वल टू के इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये रेस्ट पावर 2 आ गया, मीन इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2 है हमारे पास। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड डिकम्पोज होके ये बना रहा है हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और साथ में ऑक्सीजन बना रहा है, लेकिन इसका जब रेट लिखेंगे तो इसकी पावर 1 है। मतलब आपको यहीं से पता चल गया कि लाजमी नहीं है कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन वाला और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाला सेम हो, ये डिफरेंट भी हो सकता है। इसी तरह हमारे पास क्या है, 2 मोल ऑफ अमोनिया है, डिकम्पोज हो रहा है नाइट्रोजन के अंदर और हाइड्रोजन के अंदर, लेकिन जब हम इसका एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो ये हमारे पास क्या है कि ये 0 ऑर्डर रिएक्शन बन जाता है। ठीक है, in example 3 and 4 the exponent in the rate expression are different from the coefficient। आप लोग को समझ आ गई होगी कि ये exponent और ये जो coefficient जो हैं ये different है। ठीक है, thus these reactions are complex and they take place in more than one step। कि वो reaction जो कि complex होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्टेप के अंदर जो है प्रोसीड आउट हो रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से उनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और उनके जो कोफिशिएंट है वो डिफरेंट हो सकता है। अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होते हैं या एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होते हैं, और साथ साथ हम देखते हैं मॉलिक्यूलरिटी का क्या मतलब है और ऑर्डर का क्या मतलब है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में भी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट वन हमारे पास क्या होते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन, और सेकंड वन होते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सिंपली हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होते हैं, जो सिंगल स्टेप के अंदर प्रोसीड आउट हो रहे हैं। ठीक है, सिंगल स्टेप में हमने देख लिया कि उनके जो कोफिशिएंट है वही उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हो जाता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं जो 2 स्टेप में या 3 स्टेप में प्रोसीड आउट हो रहे होते हैं, तो उनका जो कोफिशिएंट है यानी उनकी मॉलिक्यूलरिटी और उनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, हमारे पास क्या है, एन एलिमेंट्री रिएक्शन अकर्स इन अ सिंगल स्टेप, कि एलिमेंट्री स्टेप या सिंगल स्टेप होते हैं हमारे पास, लेकिन जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अकर्स इन
2 और मोर स्टेप कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप से जो है वो मुश्तमिल होते हैं। अब हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स, कितने रिएक्टेंट के पार्टिकल्स हैं, चाहे वो मॉलिक्यूल है, चाहे वो एटम है या आयन है, विच कोलाइड टू फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इन एन एलिमेंट्री प्रोसेस। ठीक है, कि कितने मॉलिक्यूल्स या कितने एटम आपस में कोलाइड करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वो हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी बनाते हैं। यानी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। आप सिंपली ये कह सकते हैं कि कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट होके प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो हमारे पास क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन हो जाती है। जैसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी तो यहाँ पे क्या हमारे पास एक ये मॉलिक्यूल है और एक ये मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल जो है रिएक्ट कर रहा है। इधर भी क्या है, 2 मॉलिक्यूल, इधर ये हमारे पास क्या है, 2 मॉलिक्यूल, और ये भी हमारे पास क्या है, 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं। यानी कितने मॉलिक्यूल किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये हमारे पास क्या हो जाता है कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब हमारे पास सिंगल स्टेप रिएक्शन है देखो, और ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अब सिंगल स्टेप का तो हम इजीली कर लेंगे कि 2 मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं हम क्या करते हैं, उसके हर स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी लिखने के बजाय हम क्या करते हैं कि हम उसका ओवरऑल रिएक्शन लिख लेते हैं और उसकी मॉलिक्यूलरिटी लिख लेते हैं, और उसमें से देखते हैं कि कौन सा रिएक्शन जो है स्लोवेस्ट है, वहाँ से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं। ये पहले दिन भी हमने बात की थी कि मैकेनिज्म में हम लोग क्या करते हैं कि सारे रिएक्टेंट या सारे स्टेप लिखने के बजाय ओवरऑल रिएक्शन को लिखते हैं। अभी हमने नीचे एग्जांपल भी देखे हैं तो वो उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या है, मोस्ट रिएक्शन अकर इन 2 और मोर स्टेप्स। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप के अंदर मुश्तमिल होते हैं। सच रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो हर एक इंडिविजुअल स्टेप है, यानी वो तो एक सिंगल स्टेप ही है ना, इसलिए उसको एलिमेंट्री स्टेप या एलिमेंट्री प्रोसेस भी कह दिया जाता है। ईच इंडिविजुअल स्टेप इज कॉल्ड एंड एलिमेंट्री प्रोसेस और एलिमेंट्री रिएक्शन। यानी कि कॉम्प्लेक्स के अंदर 3 अगर स्टेप हैं तो हर स्टेप एक एलिमेंट्री रिएक्शन ही है। ठीक है, an elementary process or an elementary reaction is described by an equation which specifies the reactant and the product particle for that step। कि एक रिएक्शन के अंदर हम क्या लिखे होते हैं तो उसके रिएक्टेंट कितने हैं और उसके प्रोडक्ट कितने हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, 1, क्योंकि एक मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर कोई 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे होंगे तो हमारे पास क्या है, उसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाएगी। अगर 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे होंगे तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, ईच एलिमेंट्री रिएक्शन can be characterized by specifying the molecularity of reaction। ठीक है, if one molecule take part in an elementary reaction, कि एक किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर एक मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है then it is called unimolecular reaction। ठीक है, यूनी सिंगल के लिए यूज होता है। ठीक है, यहाँ उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, 1। If 2 molecules take part in the reaction, then the reaction is said to be bimolecular। अगर 2 मॉलिक्यूल किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो बाइमोलिकुलर रिएक्शन होगा, या उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इफ 3 मॉलिक्यूल्स आर टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन देन इट इज कॉल्ड ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, यानी इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 3 है, इसको हम क्या कह सकते हैं, टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी कह सकते हैं। अब साथ साथ क्या है कि ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन आर रेयर, कि हमारे पास जो है 3 मॉलिक्यूल्स के रिएक्शन जो है वो रेयर होता है, लेकिन 2 का हमारे पास सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको नीचे बताती हूँ कि क्यों ट्राई मॉलिक्यूलर या इससे ज़्यादा रिएक्शन जो है, यानी 4, हम ये क्यों नहीं कह सकते कि 4 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, यानी किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 4 है या 4 से ज़्यादा है। अभी हम नीचे देख लेते हैं कि कैसे ये क्यों रेयर होता है, ये क्यों डिफिकल्ट होता है, लेकिन उससे पहले हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। The term unimolecular, bimolecular and termolecular indicate the number of reacting particles in a single elementary reaction। ठीक है, एग्जाम्पल दी जा रही है, the decomposition of ozone into oxygen and nascent oxygen is a unimolecular reaction। क्यों यूनिमोलिकुलर है, कि एक मोल या एक मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन इज इन्वॉल्व इन इट। ठीक है,
since only one molecule is involved in this reaction. नेक्स्ट एग्जांपल आपको दी जा रही है डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इनटू हाइड्रोजन एंड आयोडीन इज अ बाइमॉलिक्यूलर एक्शन, क्योंकि दो मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किससे बन रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से। तो क्या है, दो मॉलिक्यूल ये हैं और एक मॉलिक्यूल हमारे पास ऑक्सीजन का है, तो ओवरऑल हमारे पास क्या देगा, ये थर्ड मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास क्या है, नाइट्रस क्लोराइड है, इसकी फॉर्मेशन, ठीक है, ये किससे बन रहा है, दो मॉलिक्यूल हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड के हैं और एक मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, क्लोरीन का है। तो ये हमारे पास नाइट्रस क्लोराइड बना रहे हैं, तो उसके मॉलिक्यूल कितने यूज हो रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, ठीक है। और ये टर्म मॉलिक्यूल रिएक्शन है। नोट दैट मॉलिक्युलरिटीज अनलाइक द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मस्ट बी इंटीजर, कि ये कोई हाफ नहीं हो सकती, ठीक है, यानी पॉइंट्स में नहीं हो सकती कि आधा मॉलिक्यूल रिएक्ट कर ले। तो मॉलिक्यूल ने रिएक्ट करना है तो वो 1 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे या 2 करेंगे या 3 करेंगे, ठीक है। तो ये कोई इंटीजर, सिंपल इंटीजर होगी, लेकिन फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। नोट also that the molecularity of a single step bear no necessary relation to the order of reaction of overall, ठीक है, कि सिंगल स्टेप ही हम मॉलिक्युलरिटी तो इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है, जितने उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, इसके लिए हमें ओवरऑल रिएक्शन के लिए लिखना जरूरी नहीं होता। इस ओवरऑल रिएक्शन हम उसके लिए लिखते हैं जो हमारे पास कम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं, जैसे ये नीचे एग्जांपल आपको दी जा रही है। अब हमारे पास क्या है, वाई हाई मॉलिक्युलरिटी रिएक्शन आर रेयर, क्यों रेयर होते हैं, कि हमारे पास हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बेस पे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग प्लेस बिटवीन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, कि जितने ज़्यादा कोलिजन ज़्यादा होंगे मॉलिक्यूल्स के, उतने ही ज़्यादा हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन या उसका केमिकल रिएक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। अब क्या है, दो मॉलिक्यूल का कोलिजन जो होता है बड़ा इजी हो जाता है, हेड ऑन कोलिजन जो है वो आसानी से हो जाता है, लेकिन अगर हम ये कहें कि 3 मॉलिक्यूल एट अ टाइम आपस में कोलाइड करें या 4 मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करें, अब जस्ट इनका कोलिजन नेसेसरी नहीं होता, बल्कि उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होती है, उसके बहुत सारे केमिकल फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड या यूनिमॉलिक्यूलर और बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन तो हमारे पास ज़्यादा होते हैं, लेकिन ट्राई और 4 वाले मॉलिक्यूलर रिएक्शन जो है वो हमारे पास कम हो जाते हैं, क्योंकि इतने मॉलिक्यूल का एट अ टाइम एक प्रॉपर ओरिएंटेशन और प्रॉपर एनर्जी के साथ इन्वॉल्व होना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम क्या कहते हैं, द चांस ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल विल गो ऑन डिक्रीजिंग विद इंक्रीज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाते हैं उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन और प्रॉपर कोलिजन जो है वो डिफिकल्ट हो जाते हैं। देयरफॉर रिएक्शन इन्वॉल्विंग मैनी मॉलिक्यूल प्रोसीड थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप, ठीक है। अगर मैनी मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो एक स्टेप के बजाय क्या करते हैं, सीरीज ऑफ स्टेप के अंदर वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। ईच इन्वॉल्विंग 2 और 3 और मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, के यहाँ तो 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे, लेकिन वो सीरीज ऑफ स्टेप बन जाएगा, मीन कम्प्लेक्स रिएक्शन बन जाएगा। सो सच रिएक्शन आर कॉल्ड द कम्प्लेक्स रिएक्शन। उनमें से जो स्लोवेस्ट होता है उससे हम ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन जो है निकाल लेते हैं, ठीक है। दी एग्जाम्पल आपको दी जा रही है कि डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड है हमारे पास, तो क्या हो रहा है कि वो डीकम्पोज हो रहा है, कि 2 मॉलिक्यूल डीकम्पोज हो रहे हैं, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में प्रोड्यूस करें। ये भी हमने पीछे एग्जांपल भी देखी है कि ये लग तो ये रहा है कि 2 मोल है तो ये इसका बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होना चाहिए, लेकिन ओवरऑल ये हमने पीछे देखा है कि ये यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन था, ठीक है, क्योंकि जो उसका स्लोवेस्ट स्टेप था उससे हमने उसकी मॉलिक्युलरिटी निकाल लेते होते हैं। अब क्या है, अगर हम ये देखें कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है उसका 1 मॉलिक्यूल जो है डीकम्पोज होकर नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड बना रहा है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास स्लो स्टेप है। अब सेकंड स्टेप में क्या है, ये रिएक्टेंट प्रोड्यूस जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई है ये आपस में क्या कर सकते हैं, रिएक्ट करके कुछ और प्रोडक्ट हमारे पास बना लिए। अभी क्या था कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ट्राईऑक्साइड आपस में मिलकर क्या बना रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहे हैं। अब इनमें से ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हुई ये जो है फर्दर रिएक्ट कर रही है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के
तो ये क्या बना रही है, 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब हम देखते हैं ओवरऑल रिएक्शन का कैसे लिखते हैं कि इसमें से दो चीज़ें प्रोड्यूस हुई थी, अगर वो आगे यूटिलाइज भी हो रही हैं तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड इधर कैंसिल हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इधर कैंसिल हो गया, और साथ साथ क्या है, इधर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, ये खत्म हो गया। तो इस साइड पे इलेक्ट्रॉन वाली साइड पे क्या रह गए, 2 मोल हमारे पास नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के रह गए, और 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये है, और ये 1 मोल, ठीक है। ये 4 मोल हमारे पास क्या है, ये बन गया 4 मोल कह लें या 4 मॉलिक्यूल कह लें, बात एक ही है, ठीक है। और साथ साथ क्या ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास ये आ गया, जो पीछे हमने रिएक्शन देखा था कि 2 मोल हमारे पास क्या है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की रिएक्ट करें की डिकम्पोज हो रहे हैं, तो ये प्रोड्यूस करें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 4 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का। लेकिन हमारे पास जो है ये ओवरऑल रिएक्शन है, और दरमियान से हम जो है इसकी जो फास्ट रिएक्शंस हैं या जो हर स्टेप है उसको नहीं लिखते, ओवरऑल रिएक्शन को हम लिख रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन each elementary reaction has its own molecularity equal to the number of molecule or atom participating in it। कि हर, अगर हम देखें हर रिएक्शन की अपनी मॉलिक्यूलरिटी है, इसमें क्या है 1 है, और दूसरे के अंदर क्या है 2 है, थर्ड वाले के अंदर भी क्या है हमारे पास 2 जो है वो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर लेते हैं। अब लेकिन हमारे पास क्या है, इंडिविजुअल की तो हम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब जब कम्प्लेक्स रिएक्शन है उसके लिए हम क्या करते हैं, इट इज़ मीनिंगलेस टू गिव द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ सेवरल एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। हर एक ये जो कम्प्लेक्स रिएक्शन है उसके अंदर डिफरेंट सारे रिएक्शंस होते हैं, लेकिन हर एक की अपनी अपनी जो है मॉलिक्यूलरिटी होती है, और हर एक की मॉलिक्यूलरिटी क्या है डिफरेंट भी हो सकती है। Anyhow, we can simply say the molecularity of this reaction is the number of molecules और एटम टेकिंग पार्ट दी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के लिए डिटरमाइनिंग स्टेप जो है जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है उसकी मॉलिक्यूलरिटी ले लेते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज द स्लोवेस्ट स्टेप एंड रेट डिटरमाइनिंग हेड्स इट्स इट इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। कि जो स्लो रिएक्शन था, जो स्लो स्टेप था, उससे ही हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं या उसी से हम उसी की हम मॉलिक्यूलरिटी लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, वन जो मॉलिक्यूल है वो रिएक्ट कर रहा था, तो इसलिए इसकी जो है मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। मतलब कि हमारे पास जो सिंपल रिएक्शंस होते हैं उनकी मॉलिक्यूलरिटी तो हम निकाल सकते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, लेकिन जो हमारे पास कम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं तो उनकी मॉलिक्यूलरिटी के लिए हम क्या करते हैं, पहले उनके सारे स्टेप लिखते हैं। अब नो डाउट हर स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी डिफरेंट है, लेकिन हमने ओवरऑल रिएक्शन में किसकी मॉलिक्यूलरिटी लिखनी है, पहले हम क्या करेंगे ओवरऑल रिएक्शन लिख लिया। अब उनमें से कुछ रिएक्शंस क्या होंगे फास्ट होंगे और कुछ रिएक्शन होते हैं स्लो होते हैं, तो रेट जो है वो डिटरमिन किया जाता है जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है उससे, ठीक है। जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है उससे रेट डिटरमिन किया जाता है, तो उसी से ही हम जो है मॉलिक्यूलरिटी को निकाल सकते हैं। तो ये हमने जैसे एक एग्जांपल देखी कि हमारे पास क्या है कि जो ओवरऑल रिएक्शन होता है उसमें जो स्लोवेस्ट है हम जो है उससे जो है वो निकाल सकते हैं, उससे मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हैं। और उससे पहले हमने ऊपर क्या देख लिया था कि हाई मॉलिक्यूलरिटी रेट क्यों नहीं पॉसिबल होते, या 3 ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकते हैं, ठीक है। या मोस्टली हमारे पास 2 मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं, या जिसे हम बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस कहते हैं, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल का आपस में कोलिजन जो है वो ईजी होता है और उससे प्रोडक्ट बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाते हैं तो वो जो है उनके साइमल्टेनियस कोलिजन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो उस केसेस में हमारे पास कम्प्लेक्स रिएक्शन बन जाते हैं सिंपल रिएक्शन की बजाय, ठीक है। तो ये तो था आज का लेक्चर। आप लोगों को समझ आई है स्टूडेंट्स? यस मैम।